अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। ऑपोजिशन का गुजरांवाला का जलसा हुकूमती गले की हड्डी बनने लगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद की जलसे की कामयाबी के लिए सर तोड़ कोशिशें, जबकि हुकूमत नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली बनाने लगी है। ये हिकमत अमली कामयाब होगी या नहीं, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। विफाकी काबीना का इजलास, LNG टर्मिनल्स मामले पर विफाकी वजीर अली जैदी और मुआवन खसूसी नईम बाबर के दरमियान शदीद झड़प। विफाकी वज़रा अपने वफादार के लिए एक दूसरे से गुत्था मगुत्था हुए। PIA का $290 मिलियन का झूठ भी काबीना में पकड़ा गया है। ये मामला क्या है और LNG मामले पर कौन सा वजीर किस पार्टी को फायदा देना चाहता है, काबीना इजलास में वज़रा की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। PIA के न्यूयॉर्क में वाक़ई रूजवेल्ट होटल की बंदिश नैब ने नोटिस ले लिया है। कौन सी वजूहात की बिना पर रूजवेल्ट को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ, तहकीकात की जाए। नैब चेयरमैन का हुक्म। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में रूजवेल्ट से मुतालिक क्या कहा है, आपके साथ शेयर करेंगे। और सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग, सुप्रीम कोर्ट शदीद बरहम दिखाई दी। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी और साबिक के इलेक्ट्रिक चीफ ताबिश गोहर पर सवालात भी उठे हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज जाली नोट लेकर सेनेट खजाना कमेटी पहुंच गए। नोट चेयरमैन कमेटी फारूक H नाइक के सुपुर्द किए गए। 500 और 1000 रुपए वाले नोट में फर्क करना मुश्किल हो गया है। सेनेटर मोहसिन अजीज का कमेटी में बयान, क्या मामला है, आपके साथ शेयर करेंगे। सब जलसे होने वाले हैं और आगे इनके हवाले से कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर वैसे तो गर्म है, सर्द है, लेकिन सियासी लिहाज से बहुत गर्म होने वाला है। तो अब आगे क्या लग रहा है आपको, ऑपोजिशन कामयाब होती हुई नजर आ रही है या हुकूमत कामयाब होगी? पता नहीं कामयाबी का पैमाना क्या आपका है, मगर इसमें कोई बहस नहीं रह गई है कि कोई शक नहीं रह गया कि ये जलसे बड़े होंगे। अच्छा। ये जो है अभी 1-2 लाख बंदे इकट्ठे करना कोई इस वक्त मुश्किल नहीं लगता। सारे ये जलसे बड़े होंगे, बड़े शहरों में हो रहे हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे गुजरांवाले को तो बता चुका है कि वो सारी बेल्ट ही, वो पूरा डिवीज़न जो है, स्वाय गुजरात में 4 सीटों में से जो है 3 नून लीग ने हारी थी। बाकी शकर नारोवाल के अंदर, सियालकोट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, तमाम जो पूरा गुजरांवाला डिवीज़न है उसके अंदर स्वीप किया हुआ है नून लीग ने, और मार्जिन जो है 40-40, 50-50 हज़ार के मार्जिन से है। दूसरा असल बात ये वोटर्स की नहीं है कि जी वहाँ पर उनके बड़े वोटर्स हैं। बात इसके अंदर जो सस्पेंस रह गया हुआ है ना, वो इस बात का रह गया हुआ है 2-3 चीज़ों का। एक कि खुदा ना खास्ता इस वक्त जो है ना एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इस तरह है कि तकरीबी कार्रवाइयों का ख़तरा रहता है। ये वैसे हर दफ़ा कहा जाता है मगर इस दफ़ा ये है ख़तरा। दूसरा, कोरोना चल रहा है। एक तरफ अपोजिशन का खास तौर पे ये स्टैंड रहा हुआ है कि जनाब ये लॉकडाउन होना चाहिए, गवर्नमेंट कहती रही है नहीं लूज लॉकडाउन रखना है। अब सेकंड इसकी वेव चल रही है, लहर दोबारा चल रही है, बढ़ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बहरहाल जो मर्जी के अपोजिशन अगर खुदा न खास्ता वहाँ से ये स्प्रेड होता है, 1-2 लाख के लोग जब इकट्ठे कहें, उनसे कभी भी आप डिसिप्लिन नहीं करवाए। स्टेज पे सिर्फ मास्क बैठने से नहीं है, इम्पॉसिबल है कि आप वहाँ पे उसकी स्प्रेड जो है ना उसको प्रिवेंट कर सकें। ये एक है। सबसे ज़्यादा जो सस्पेंस ये है कि उन जलसों में कहा क्या जाएगा, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब ने टोन सेट कर दी है, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, उसके बाद मरियम बीबी कर रही हैं, वो तो सीधा सीधा अटैक एस्टेब्लिशमेंट पे कर रहे हैं। तो अब ये सस्पेंस है कि वो कितना इस दफ़ा जहर आलूद तकरीरें होती हैं, और साथ में पार्टियां जो हैं शामिल बाजा जो पीपल्स पार्टी और पार्टियां हैं वो क्या कितनी हद तक जाती हैं, मौलाना फजलुर रहमान के हद तक जाते हैं। और ये पता ज़रूर है कि अगर ये तकरीरें जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आती हैं, इससे मैं समझता हूँ PTI को नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है। इस्टेब्लिशमेंट के और रीज़न्स बनते हैं फिर कि जनाब उनको बचाएं या सपोर्ट करें।
तो वो ये इससे इससे मुझे फ़ायदा होता नहीं नज़र आ रहा। अच्छा। मगर वो क्योंकि बिल्कुल उनके उनके हालात इस तरह के हैं, वो मजबूर हो गए हैं, दीवार के साथ लग के समझती हैं नून लीग ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ की फैमिली ये समझती है कि वो दीवार से लग गए हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो अटैक करें। तो वो ये वाला तो है। मुलाकातें फेल हो बाकी गई हैं। जो लम्हा फ़िक्र है, जो जो पीटीआई के लिए सोचने की चीज़ है और हम सब के लिए सोचने की चीज़ है, वो ये है कि ये 1.5-2 साल पहले ये इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि इतने बड़े जलसे हो पाएंगे। इवन इलेक्शन के वक्त नून लीग के जो जलसे थे बड़े तरीन, या जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, मुझे क्यों निकाला में कोई यहाँ पे इस तरह के जलसे नहीं हुए कि क़यामत आ गई हो। तो अभी इस पे कोई बहस ही नहीं कर रहा कि ये बड़े जलसे नहीं होंगे। तो क्या वजूहत हुई हैं कि 2 साल के अंदर पीटीआई क्या के performance थी? ऐसे हालात में आई हैं? लार्जली वो पीटीआई की अपनी गलतियां और अपना गरूर, और सबसे ज़्यादा जब महंगाई होती है ना और बेरोजगारी, बिल्कुल। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि हर इंसान को लड़ जाती हैं। और जब आपकी बहुत ज़्यादा महंगाई होती है तो फिर आसान होता है, हर आदमी वैसे ही एजिटेटेड है, इवन पीटीआई का आदमी भी एजिटेटेड है जिसके घर में चूल्हा ना लग रहा हो। कल मेरी कार साहब की बहस ये हो रही थी इस चीज़ पे कि जनाब इसमें जो महंगाई होती है उसके अंदर सूबों का कितना कसूर होता है, फेडरल गवर्नमेंट का किस तरह होता है। तो इसमें मैं बिल्कुल भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा था कि पीटीआई का कसूर नहीं है, चाहे सूबे भी तो 3 इनके पास ही है ना। Exactly. और यहाँ भी है। तो बाकी ठीक है, ये इसमें चोर बाजारी का 10-20% होता है, गवर्नर्स का होता है कि पॉलिसी आपने किस वक्त पे राइट टाइम पे इंपोर्ट की और सप्लाई की, फिर आप एक पैरेलल निज़ाम बना के रखते हैं कि जनाब छापे छापे मारते हैं, और अभी सोच रहा टाइगर फोर्स वाली बातें वो कर रहे हैं कि करने के। मगर असल तो है आपकी यूटिलिटीज़ की जो कीमतें बनी हुई हैं, जो पेट्रोल की, गैस की, और ये जो कीमतें हैं बिजली की, ये सबसे बड़ा महंगाई का फैक्टर होते हैं। जब पेट्रोल पे आप 30 रुपए की गालबन लेवी ले रहे हैं, 30 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं हर लीटर के ऊपर जो है गवर्नमेंट को जा रहा है। फिर गैस की साथ में अब कही जा रहे हैं कि जनाब वो होगी, लोड शेडिंग भी होगी, गैस भी नहीं होगी, मगर बिल लोगों की चीखें निकल गई हैं। और फिर बिजली की भी लोड शेडिंग भी अभी भी हो रही है। और बिजली का सबको पता है कि 38,000 की मेगावाट की जो है ना हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो बेचें ना बेचें, वहाँ बनाएं ना बनाएं, जो है उनको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पिछले 10-20 साल में जो किए गए हैं, तमाम हुकूमतें इसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, और मौजूदा गवर्नमेंट भी जो है इसमें शामिल है। तो वो इतने बुरे कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं कि हम 18,000 मेगावाट मैक्सिमम शायद यूज़ करते हैं, और जो 20,000 के उनको पैसे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है। और ये जो गवर्नमेंट, इसमें मेरे बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं कि गवर्नमेंट की जो नेगोशिएशन आईपीपीज़ के साथ चल रही हैं वो क्या हैं, और ये गैस बिजली की महंगी होने की वजूहात जो हैं वो क्या हैं। और वो लार्जली माल बनाया जा रहा है, नालायकियाँ हैं, इनकॉम्पिटेंस है और कॉम्प्लिसिटी है। मैं उसकी तफसील बाद में बताऊँगा। मगर इससे रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड जो आज कैबिनेट के अंदर तफसीलात है, वो क्लास साहब के पास बहुत ज़्यादा तफसीलात है। मैं चारों पहले इनसे सुन लें, फिर मैं उस पर बात दूंगा। तो कैबिनेट में आपके हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। इमरान खान साहब भी काफ़ी इस पर बोले हैं और उन्होंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इस मामले को अब खुद देखूंगा। इमरान खान साहब जिस चीज़ को देखते हैं वो अल्लाह के फजल से मेरा ख्याल है ना ही देखें, रहने दें, जो चल रहा है जैसे काम चलते रहने दें, वो ज़्यादा बेहतर है। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नोटिस ले रहा हूँ या मैंने नोटिस ले लिया, मैं देखूंगा, तो लोगों का त्राह निकल जाता है कि जनाब कि समथिंग इज़ कमिंग। तो लिहाजा दूसरी बात है, महंगाई पे ये पहली दफ़ा नहीं हो रही डिबेट, ये पिछली कैबिनेट में भी हुई है। उसमें असद उमर ने, कल रात मैंने आपको तफसील के साथ बताया था पिछले मीटिंग के, कि असद उमर ने अपनी हुकूमत को चार्जशीट किया। उन्होंने बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया कि हजूर जब हम आए थे तो 55 रुपये चीनी थी पर केजी, और आपको याद होगा शहजाद अकबर कहते थे 1 रुपया भी बढ़ जाए तो 5 बिलियन रुपीज़ आवाम की जेब से निकल जाते, 55 से 56 हो जाए तो मतलब 5 अरब रुपया शुगर मिल के जेब में चला गया। अब उन्होंने कहा जनाब 96 रुपये, उन्होंने 96 रुपये बताए, किसी वक्त खुद वो तशरीफ ले जाएँ तो 115 तक मेरा ख्याल पहुँची हुई है असद उमर से। 96 रुपये का अब ज़रा इसका फ़र्क जो बनता है 40 रुपये बनता है तकरीबन। 40 को ज़रा 5 के साथ ज़रा दें, 200 बिलियन रुपीज़ तो आपने
निकाल के दे दिया है शुगर मिल वालों को, जनाब अभी भी आप कहते हैं मैं शुगर माफिया के खिलाफ फाइट कर रहा हूँ। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग कोई थोड़ी सी पता अजीब चीज़ है कि एक तरफ आपने 200 बिलियन रुपीज़ निकाल के दे दिया अकॉर्डिंग टू योर ओन कैलकुलेशन कि 55 से 96 तक की अगर हम ले लेते हैं तो 5 अरब रुपया पर केजी के हिसाब से 200 बिलियन रुपीज़ वो दे चुके हैं। वो जहांगीर तरीन लंदन में भी ये कर रहे होंगे। अच्छा जहांगीर तरीन अकेला नहीं है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर है, फेस है पीटीआई का, लिहाजा अदरवाइज तो सबने माल बना। आपका क्या ख्याल है बाकी शुगर मिल है ये जहांगीर अगर तरीन की मिल जो है वो उस पर बेच रही है 115 रुपये, तो बाकी की जो मिलें हैं रून की हैं, अख्तर की हैं, चौधरी मुनीर साहब की हैं, या इसकी मुने सिलाई की है, या खुसरो पुख्तियार की है, जरदारी साहब की, आपको मिला आपका क्या ख्याल हो 70 रुपये पे बेच रही हैं? क्योंकि वो है ना पंचिंग बैग बन गया ना कि जहांगीर तरीन हमारे मीडिया के लिए भी बड़ा आसान है, हुकूमत के लिए बड़ा आसान है। उन्होंने 70-80 मिल मालकान में से 200 रुपया तो सबकी जेब में ये गया है या जा रहा है या हर महीने या वट एवर टाइम पे उन्होंने आगे कर दिया है जहांगीर तरीन का फेस के ये पंचिंग बैग, जैसे वो नहीं होता क्लब में आपको सिखाई जाती है बॉक्सिंग के लिए कि ये लें और मुक्के मारते रहें, तो हम उस पे तुले हुए हैं। दूसरा उन्होंने आगे इसी तरीके की बात की, इसकी उन्होंने गंदम की बात की। अब इंटरेस्टिंगली उन्होंने बात तो कर ली असद उमर साहब ने, रात मैंने उनकी तारीफ भी की। अब मुझे ख्याल आ रहा है कि दोनों क्राइसिस उस वक्त पैदा हुए जब असद उमर साहब जो हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने चीनी की भी अप्रूवल दी कि इसको आप एक्सपोर्ट कर दें 3 बिलियन रुपीस वगैरह जो कुछ भी हुआ, और गंदम की एक्सपोर्ट भी ईसी से होके आई थी और पिछले साल हो रही थी। सो थोड़ा सा ब्लेम उनको भी शेयर करना चाहिए कि अगर महंगाई आज बढ़ गई ना जिसको आप तनकीद कर रहे हैं, आपके कुछ फैसले इसमें शामिल हैं, आपने कुछ डिसीजन, लेकिन इमन देन कैबिनेट में उठाया, उन्होंने अच्छा किया। ये तो पिछले आज के सुन लें, आज कैबिनेट आमिर साहब आपके मतलब की हुई है, ये बड़ी इनसाइड स्टोरी कुछ तो टीवी पे चलती ही रही, हमारी टीवी वाली खबरें नहीं है, हम जरा अंदर के जो असल ओरिजिनल जेन्युइन स्टोरीज हैं वो शेयर करेंगे। वो मुराद सईद की लड़ाई होगी तो उसने उसको कहा, अच्छा शेख रशीद साहब को तरीकाकार आते, वारदात वो बड़ी अच्छी डालते हैं। कैबिनेट में एक पॉपुलर कहीं से बम मारेंगे, कहीं से तोप चला देंगे और उसके बाद किसी को फोन करके हेडलाइन चल जाएंगी शेख रशीद ने महंगाई पे जिस तरह आवाम का हमदर्द एक ही है। हाँ वो सोल वो सिगार स्मोकिंग बिल्कुल उसमें रॉबिन हुड स्टाइल है कि जनाब वो आएंगे लोगों को बताएंगे कि मैं आपका ओनली मसीहा हूँ। हालांकि इनकी मैं कल एक स्टोरी लेके आऊँगा कि इनकी अपनी वजारत पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया जो किसी को नहीं पता चलने दिया, क्योंकि मीडिया भी तो फ्रेंडली है ना शेख साहब के साथ इंटरव्यू देते, अदरवाइज नहीं आएंगे। और कैबिनेट में उस पर क्या गुफ्तगू हुई है, ये आज का टाइम नहीं था, आज तो एक्सक्लूसिव ये दे रहा हूँ। ये मैं कल मुझे याद दिलाइएगा जरा कि मैं जरा शेख साहब के डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जरा इनकी परफॉर्मेंस बताएंगे जो पाकिस्तान का पिंडी बॉय है जो वज़ीर-ए-आज़म ने तारीफ की है। हाँ वो वजीर आजम साहब के सामने वो सारे, अब मसला ये वजीर आजम साहब को वो समरी डॉक्यूमेंट्स कौन पढ़ा है, कि भुट्टो साहब वाला वजीर आजम तो है नहीं जो हर फाइल और समरी खुद पढ़ते थे। खैर ये उस पर शेख साहब का कल तक ये जो है ना ये फैक्ट्स जरा रखते हैं अवाम को, उनका वो गेट नंबर 4 की खबर देते हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ करते रहते हैं। वो करना जरूरी है और शेख साहब को कबीना में रखना जरूरी, नहीं तो शेख साहब अगर बाहर आगे वो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। ये भी समझदारी है वजीर आजम साहब की कि ऐसा बंदा आपको जैस प्राइम मिनिस्टर के रादर देन जाके पोजीशन के रैंक्स में। अब आते हैं सर कैबिनेट में जो आज हुआ है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है 3-4। एक तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेरे जरा कह रहे हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब इस कैबिनेट में जो भी आता है हमें आके चूना लगा के चला जाता है, और एक दफ़ा नहीं, 4थी दफ़ा में चूना लगा है, और हम सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर चुप करके जो कुछ हमें बताया जाता है, जो गलत फिक्र हमें दिए जाते हैं, हम बई करके उन्हीं गलत फिगर्स की बुनियाद पे हम कैबिनेट में यहाँ पे वो बना लेते हैं, अपने अपने फैसले करते हैं जो बाद में बैक फायर करते हैं। उन लोगों का कुछ नुकसान नहीं हो रहा जो आके फाजिल फिक्र दे रहे हैं, सारा बैकलैश हमारे ऊपर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 3-4 मिसालें दी। उन्होंने जब गंदम पे हमें गलत ब्रीफिंग दी कि हमें कहा गया था यहाँ पे 20 लाख टन एंड 100 ये सरप्लस पड़ी हुई है, हम अगर इसमें से कोई 5-10 लाख टन बाहर भेज देंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। हमसे इन्होंने फैसले करवाए ये कह के कि मुल्क में गंदम बड़ी मौजूद है, ये सरप्लस है, इन्होंने पिछले साल एक्सपोर्ट करवाई जिस पे हमने सब्सिडी दी। अब ये कह रहे हैं कि गंदम, अब आपका वो फखर इमाम साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है गंदम किधर की है, तो उन्होंने कहा हुजूर हमने इस पे फैसला किया कि हमारे पास गंदम है, पता चलता है गंदम ही नहीं है और हमने फैसला कर दिया है। अब रो रहे हैं कि वीट क्राइसिस हो गया, नंबर 1। नंबर 2 फवाद चौधरी साहब ने जो मेरे जराए बता रहे हैं, उन्होंने वहां पर दूसरी एक बात एक और की। उन्होंने कहा जनाब कि चीनी, हमें बताया गया कि मुल्क में 15 लाख टन चीनी भी वाफर पड़ी हुई है, ECC ने भी दिया, कैबिनेट ने भी उसकी अप्रूवल दी। हमने उसी बुनियाद पे कहा जी 10 लाख ये 11 लाख टन असद उमर साहब ने इजाजत दे दी चीनी एक्सपोर्ट करें, 3 अरब रुपये भी दे दिया। अब पता चला कि चीनी तो मुल्क में है नहीं। उस वक्त हमें कहा गया कि अगर हमने चीनी एक्सपोर्ट ना की तो सरप्लस पड़ी हुई है, इनके गोदामों में पड़ी हुई है, तो ये ज़ाय हो जाएगी, अगली फसल तैयार है तो कहाँ से हम इनको करेंगे, आके इसको डिस्पोज ऑफ करें। हमने कहा जी फौरन करें, किसान मारा जाएगा। अब पता चले मुल्क में तो चीनी नहीं थी, अब हम ये 15 लाख टन बाहर से मंगवा लें। उन्होंने कहा तीसरी चीज़ इस पर आ गए वो
ये पीआईए का झूठ पकड़ा उन्होंने, और उन्होंने कहा ये दोनों हमें गलत ब्रीफिंग दी है, ये इन्होंने चीनी वालों ने भी गलत दी है जो आके दी है, वालों ने भी हमें वीट वालों ने। अब तीसरी ब्रीफिंग ये पिछली हुई है कैबिनेट मीटिंग में सर, अगेन आपके साथ अंदरूनी में जो स्टोरी कर रहा हूँ शेयर, पीआईए ने ब्रीफिंग दी सर अपने इस पे कि पीआईए ने कहा कि हमारी क्या परफॉर्मेंस है, उन्होंने कैबिनेट को लास्ट मीटिंग में ब्रीफ किया। आज वहाँ पे फवाद चौधरी ने उनकी एक और चीज़ें पकड़ी हैं सर। फवाद चौधरी ने कहा जनाब ये फिर इन्हें हम ही मिले हैं, सारे कैबिनेट के 50-60 लोग हैं कि जो आता है हमें वही वाली बात चूना लगा के चला जाता है कि हमें समझते हम घास खाते हैं। फॉर एग्जांपल उनका पिछली कैबिनेट मीटिंग में पीआईए ने ये कहा है कि जनाब कि हमें $290 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा। कहते हमारे लिए बहुत बड़ी बल्ले बल्ले होगी यहाँ पे कि वाह जी वाह क्या काम कर दिया आपके, प्रॉफिट हो गया। कहते मैंने चेक किया क्योंकि मुझे शक था कि हर दफ़ा आके हमें मामू बना लेते हैं, सारे के सारे अपनी मर्जी के फिगर देते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करता, चेक नहीं करता क्योंकि वजीर साहब बैठे हुए हैं। तो कहते मैंने चेक किए हैं फिगर्स, देन ही लैस्ड आउट इन द कैबिनेट टुडे। उसने कहा जनाब ये सारा झूठ बोला पीआईए ने, सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी है। 290 मिलियन जिसको ये डॉलर बना रहे हो पैसे हैं, ये हमें जो डॉलर बना के बता रहे कन्वर्ट करके उन्होंने पैसे डॉलर के तौर पे लिए। उन्होंने कहा यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट है भी नहीं पीआईए का, ना हमें इस पे नज़र आ रही है। तो उस पर गुलाम सरवर खान साहब ने ये कहा, मेरे ज़राए जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा हजूर ये एतराज़ अगर आपको था फवाद चौधरी साहब को, उन्होंने कहा तो आप उस वक्त करते जब पिछली दफ़ा कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा जनाब अली, उन्होंने जवाब में कहा जनाब अली हमने भी आपको पता मोल छोड़े हुए कैबिनेट में कि जो वाल टू वाल चीज़ें बता रहे हूँ। वहाँ के जनाब अली ये मैं कैसे करता, मुझे तो लास्ट टाइम ये ब्रीफिंग दी गई थी, आपने दी या पीए ने दी, तो काउंटर चेक करने के लिए मेरे पास कैबिनेट में टाइम तो नहीं होता, मैं बाहर जाऊँगा किसी के जिम्मे लगाऊंगा, किसी से पूछूंगा भाई साहब ये फिगर कैबिनेट में दिए गए ये गलत है या सही है। सो उन्होंने उन पे कहा, मेरा ख्याल वेरी की क्वेश्चन कि अगर कैबिनेट लेवल पे गलत इंफॉर्मेशन दे के हुकूमत से गलत फैसले कराए जा रहे हैं तो वो भी उन पे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा कि इनकी कहाँ पे लड़ाई हुई, जो मेन थी नदीम बाबर साहब और अली जैदी साहब पे। अली, और ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, ये एक्सक्लूसिव अगेन वो भी ये था, ये भी एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अली जैदी साहब जो हैं पिछले 2 सालों से वो अपनी मिनिस्ट्री भूले हुए हैं। किस वक्त बल्कि मैंने स्टोरी लानी थी आमिर साहब को, मैंने बताया भी था, एक बहुत बड़ी जो इन्होंने अप्रूवल ली है कैबिनेट से जहाँ पे वो रहेगी है, ये तो खबरें इतनी ज़्यादा आ जाती हैं। ये 2 साल से अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के ये एलएनजी टर्मिनल के पीछे लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। उसी वक्त लोगों की टलियां खड़कना शुरू हो गई थी। अली जैदी साहब मैरीटाइम के मिनिस्टर हैं, इनका पेट्रोलियम गैस एलएनजी टर्मिनल से क्या ताल्लुक है? जो मिफ्ता इस्माइल ने क्वेश्चन भी रेज किए थे, अगर आप लोगों को याद हो अपने ट्वीट्स में। बिल्कुल। अब आज जो लड़ाई हो रही है, अली जैदी साहब को कोई फिक्र नहीं। इस वक्त उनकी जो सुई फिक्स हुई है ना कि मैंने 2 एलएनजी टर्मिनल लगवाने हैं, जिस पे उन पे इल्ज़ामात भी आ रहे हैं और वो जो मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी लगा रहे हैं सारे। और मैं टू बी फेयर मैंने वो सारे बैठ कर पढ़ा है, ये आज तो शायद टाइम नहीं है, किसी वक्त मैं आपको इसको एवेल्युएट करके दूंगा क्योंकि मैं और आमिर ने इस एनर्जी पे इन स्टोरीज पे बड़ा काम किया हुआ है कि उस पे आके मिफ्ता इस्माइल पे जो इल्ज़ामात अली जैदी ने लगाए वो कितने ट्रू हैं और जो जवाबन अली जैदी ने उन पे लगाए हैं वो कितने ट्रू हैं। अभी तक इसका एनालिसिस नहीं हुआ जो कि होना चाहिए। बहरहाल वो दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत भी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक भी हैं। सो ये नहीं कहता कि वो गलत है सही है। अब क्या हुआ, इकबाल जैद अहमद साहब आमिर मतीन साहब के बड़े फेवरेट करैक्टर हैं। ये जनरल मुशर्रफ दौर में पकड़े गए थे और इनको उन्होंने उस वक्त नैब से प्ली बार गेन की थी 29 करोड़ रुपए की, जनरल मुशर्रफ दौर में नैब से। अच्छा। वहां से पकड़े गए और ये एलपीजी का स्कैंडल था इनका, जेजेवीएल का। उन्हीं को बाद में पीपल्स पार्टी ने भी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दिए, आपको पता पावर रेंटल में दिए। जनरल मुशर्रफ की वो बड़ी बन गए, दोस्त बन गए सब के सब। अब वो अभी नैब ने उनको कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ के बन गए, फिर अब इन पीटीआई गवर्नमेंट। आमिर साहब जिसके पास रोकड़ा हो ना वो सबका दोस्त है। तकरीबन 1 दर्जन जो ना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, फलाना लिटरेरी फोरम, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, सर्विस हॉस्पिटल, सारों के या वो बोर्ड के चेयरमैन है या मेंबर हैं। उन्हें समझ आ गया एवरीबॉडी हैज ए प्राइस, एवरीबॉडी हैज ए प्राइस। उन्हें पता है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं, हर बंदे को वो खुश रख सकते हैं। खैर उनमें ये अभी ये 250 बिलियन रुपीस पे नैब ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़ा, उनको पकड़ा वहां पे। और हेल्थ ग्राउंड्स पे अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनकी जमानत बेल पे हैं, अभी जमानत है। जमानत करने के बाद वो यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह में देख रहा, तकरीरें भी की। आज उन्हीं के मसले पे लड़ाई हुई अली जैदी साहब और नदीम बाबर में। अच्छा। जरा नोट करें, जो नैब का मुलजिम है, नैब की उसे गिरफ्तारी से जमानत करवा के उसी के इशू पे कैबिनेट में वहां पे अली जैदी साहब और नदीम बाबर साहब टकरा गए। और मेरी इतलाज ये है कि नदीम बाबर साहब आज बड़े अग्रेसिव मूड में थे कि हर दफा जो भी आता है मुझे ही मुक्का मारता है क्योंकि मैं एडवाइजर हूं, तो ये अपने आप को इलेक्टेड मिनिस्टर समझते हैं। सो अली जैदी साहब एंड दे एक्सचेंज अ बिट वर्ड्स वहां पे। वो क्या था, अली जैदी साहब कहते हैं कि कोई नए टर्मिनल जो इन्होंने 2 अप्रूवल करवा लिए यहाँ से, अली जैदी साहब ने 2 टर्मिनल इमरान खान साहब से। अच्छा। अगर अली जैदी साहब और अगर हुकूमत में बड़ा जब भी बना, बड़े केसेस, ये तो मेरी बात याद रखिएगा, क्लिप रख लें सेव। अली जैदी साहब हैं, इनकी कंपनी जो भी हैं, ये जो इन्होंने टर्मिनल वहां से अप्रूव करवाए हैं ना, वहां से 2,
ये केस इन पे नैब का बनेगा और किसी दिन इसी पे ही बनेगा, ये याद रखिएगा मेरी बात, जो इन्होंने कैबिनेट से फैसला करवाया है पिछली 2 कैबिनेट पहले। अब वो ये कह रहे हैं कि अली जैदी साहब कह रहे हैं कि 2 नए टर्मिनल लगने चाहिए। नदीम बाबर कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल हैं गैस के उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। दूसरा टर्मिनल जो है वो इकबाल जट अहमद का है। सो नदीम बाबर इज ट्राइंग कि इकबाल जट अहमद साहब जो हैं वो ये चाहते हैं, इकबाल जट अहमद साहब एंग्रो के नए टर्मिनल नहीं लगने चाहिए ताकि हमारी मार्केट, हमारा जो पैसा हम कमा रहे हैं वही है। नदीम बाबर साहब का ये है कि जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं को रखा जाए। वो चाहते हैं कि अली जैदी नए लगने चाहिए। अब ये लड़ाई है जो आज कैबिनेट में हुई है, तो उस पर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं सबसे ज्यादा अली जैदी पे। एक्सीलेंसी, आपको टर्मिनल में क्या इंटरेस्ट है? आपका तो कहीं तल्लुक, एक ही तल्लुक बनता है कि आपने वहां पे उस पे कराची पोर्ट पे जगह देनी है। अली जैदी का कराची पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का इतना सा तल्लुक है उससे, इससे ज्यादा नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप टर्मिनल यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते। अली जैदी साहब यहाँ पे नहीं रुके हुए। अली जैदी साहब बकायदा समरियां बनवू के कैबिनेट में लाते हैं और यहाँ पे आके उसकी अप्रूवल करते हैं। एक तो ये था वहां पे हुआ। लास्टली बड़ी लंबी बात होगी क्योंकि कैबिनेट 3-4 घंटे। इसी इशू पे अगर मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं, मेरे पास भी आखिरी रहता था, काफी तफसीलात हैं, आखिरी रहता था, फिर उसके बाद आप आराम से ब्रेक के बाद चले आए। अभी जो उमर और ये सईद की मैं उससे भी रिलेटेड मेरे पास भी जुड़े, मगर इसका मैं बैकग्राउंड में ब्रेक लेनी है। ब्रेक ये भी डिस्कस कर रहे थे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम रोजवेट होटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसको इतना लाखों डॉलर्स का नुकसान कैसे हुआ और वजीर आजम ने कैबिनेट में आज इस हवाले से क्या कहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आप पे कोई स्टोरी थी जो आप शेयर करना चाहते ब्रेक से पहले? ये क्लास साहब ने जो कैबिनेट की स्टोरी बनाई है तो मैं अपने एंगल से वो बताता हूँ। ये इन्होंने 3 वाकयात बताए जो कि आज कैबिनेट में डिस्कस हुए, जो कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से झूठ बोला जाता है। झूठ बोलना वैसे ही जो है ना वो एक क्राइम है, मगर कैबिनेट में जब पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट झूठ बोला जाए वो सबसे बड़ा झूठ होता है। झूठ का बाप होता है, उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ एक मजाक बनता है कि प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब ने कुछ नहीं करना है, हो कह के कोई नहीं होता। ये वो 2 साल से ये हो रहा है। सबसे बड़ा ये जो झूठ, ये इसका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ कि ये जो लड़ाई हो रही है ना सेकंड टर्मिनल की एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज करने में, लोग इसको ज़रा टेक्निकल समझते हैं, मगर आपके बिजली के बिल और गैस के बिल इन्हीं की वजह से ज्यादा आ रहे हैं। सो इसलिए हम हमेशा कहते हैं जरा गौर से सुन लीजिएगा ताकि पता हो नेक्स्ट टाइम आप तड़प रहे हो। ये वो झूठ था प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के साथ जो बोला गया कि ये जब सेकंड टर्मिनल जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो था कि ये थर्ड पार्टी को बेची जाए। गवर्नमेंट ने ये बहुत ही महंगे चार्जेस पे, कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर क्लास साहब कहते रहते हैं और ये 2,72,000 रुपये रोज़ाना के ऊपर पहला 2,062 के दिए जाते हैं। इतने महंगे पैसों के ऊपर ये केसेस नाप के चल रहे हैं कि जनाब इतने महंगे, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों दी गई पे लगा के। अब वो कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टी को देते हैं, इस्तेमाल करें, पैसे हमारे टैक्स पेयर्स के, गवर्नमेंट के, और वो कह रहे हैं इसको करने दें। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को झूठ बोला गया कि कैबिनेट की ईसीसी के मेरे पास मिनट्स हैं। मुझे ये असद उमर साहब ने कॉन्टेस्ट किया था, आप मुझे कहा कि तुम गलत कह रहे हो, कैबिनेट और ईसीसी को कैसे झूठ बोल सकते हैं। मैंने उनको ईसीसी के मिनट्स दिखाए, वो मैं यहाँ भी कल परसों दिखा दूंगा अगर कोई शक करेगा दोबारा, कि जनाब उसके अंदर ये कहा गया कि हमारे लिए लीगली लाजिम है, कानूनी तौर पे ये इजाज़त देता है कॉन्ट्रैक्ट के इनको अलाउ किया जाए, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास मौजूद है। उसके अंदर जो टीएल गवर्नमेंट की कंपनी है उन्होंने भी लिख के कहा कि जनाब हमारे पे लाजिम नहीं है कानूनी तौर पे, दोनों पार्टियों की जब तक कंसेंट ना हो, गवर्नमेंट की कंसेंट ना हो, हमारे पे लाजिम नहीं है। ये झूठ बोला गया पहला, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है जिसका शाखसाना ये आज कैबिनेट के अंदर आया है कि अब उन्होंने कहा कि बाकी तो इजाज़त है। पहले टर्मिनल को यूज़ नहीं किया गया जिससे 700-800 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। फिर कहा कि क्योंकि ये हम यूज़ नहीं कर रहे तो देखें ना अब ये प्राइवेट लोगों को बेच देते हैं, हालांकि ना यूज़ करने की कॉस्ट जो है साहब 4 मिलियन है, और अगर गवर्नमेंट खुद यूज़ करे तो उसमें से सही टाइम पे सही कार को मंगवाए तो 50 मिलियन का प्रॉफिट होता है। डॉलर के 50 मिलियन डॉलर, ये 45 मिलियन डॉलर का फ़र्क है जो है। अब ये जो बहस क्या हो रही है, ये मज़े की जो बहस का बैकग्राउंड ये है
कि सेकंड टर्मिनल की कैपेसिटी 600 मिलियन MMCFS थे, 150 की बाद में एक्सटेंशन के ज़्यादा की है। अब ये बहस हो रही है कि वो किसको दी जाए इजाज़त, तो पहले ही ले ली हुई है कैबिनेट को झूठ बोल के। मोस्ट प्रॉब्ली नईम बाबर साहब जो हैं, नदीम बाबर साहब जो हैं, या वो इकबाल ज़ैद अहमद साहब को या किसी और पार्टी को फेवर करना चाहते हैं, और ज़ादी साहब शायद किसी और को फेवर दो ही करना पार्टी है चाहते ना, हैं। एंग्रो है और इकबाल ज़ैद नहीं, अहमद है। अब ये थोड़ा एक्सेस दे रहे हैं ना, ये बाहर पार्टियों ने ये इस्तेमाल टर्मिनल करना है। हम ये कहते रहे हैं कि ये गलत है कि गवर्नमेंट ने ये इसको नहीं करना, ये गवर्नमेंट को 150 खुद यूज करना चाहिए ताकि इसमें से फायदा उठाए, और ये $50 मिलियन बचाते हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है 5 मिलियन की खर्च होती है, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को खुद रखना चाहिए, ना नदीम बाबर की पार्टी को देना चाहिए, ना ही ज़ादी साहब की पार्टी को। असल बात ये है। दूसरा ये है कि इससे रिलेटेड जो है, जो आपने कैबिनेट की तफसील बतानी थी वो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा कि मुराद सईद साहब, उन्होंने कहा यार जनाब ये महंगाई का जो है ना, क्योंकि असद उमर ने पिछले दिनों ये अगेन ये ब्रीफिंग दी है कैबिनेट को कि जनाब ये सारी जो हम कहते रहते हैं कि एनर्जी का ट्राइका झूठ बोलता है, उन्होंने कहा बिल्कुल आप झूठ बोलते हैं। ये सर्कुलर डेट भी जो है 2.3 ट्रिलियन पे चला गया है, ये भी बढ़ रहा है, और ये आप झूठ बोल रहे हैं कि गैस की और बिजली की थेफ्ट भी बढ़ रही है, आपकी ज़ीरो परफॉर्मेंस है। अच्छा। तो ये वो मुराद सईद साहब ने वहाँ से स्टैंड लेके उन्होंने कहा जनाब हमें जो ये गालियाँ पड़ती हैं और जो मुल्क में तंग है महंगाई का, वो उमर यूब साहब आपकी वजह से है, एनर्जी की वजह से हमें पड़ता है। और ये आज शुरू हुआ, और वो बिल्कुल उस सेंस में सही ये कह रहे थे क्लास साहब कि अभी सूरत हाल ये है कि हम ये बताते रहे हैं कि सबसे बड़ी इनकी गलती कि $2 पे जब गया था, ये अगर 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो ये $600 मिलियन बचा सकते थे। सारी दुनिया ने किया, इन्होंने नहीं किया। वो बिल्कुल टाइम ज़ाया कर दिया, और उसके बाद से जो है अब अब $2 की बजाय कतर को तो रोते हैं ना कि जी बड़ी महंगी ले ली, अब 15%, वो 13% ऑफ ब्रेंट था, अब 15% के ऊपर जा चुकी है। LNG का रेट जो है इतना महंगा वो हो गया हुआ है कि कतर की मुकाबले से भी ज्यादा हो गया है। ये तो कह रहे थे कि ये प्राइवेट पार्टीज जिस पे अली जैदियन कंपनी ने नए वो और इशू है टर्मिनल का। ये जो इस वक्त जो ये स्पॉट बाइंग हो रही है इस वक्त, जो उसका भी ये कह रहे थे कि हम लो प्राइसेस पे ले रहे हैं। वो 15 लास्ट में मैं क्विकली बता दूं कि इस वक्त आज एक खबर छपी है कि जनाब क्योंकि IPPs के साथ नेगोशिएशन बड़ा बेचा गया कि जी हमने उनसे देखे ना नेगोशिएट करा के इतने पैसे निकलवा लिए, और हमने बताया था कि क्योंकि नदीम बाबर साहब की अपनी भी IPP है और इनके उमर यूब के ससुराल की भी है। आज उन्होंने उधर से हटा के उसकी जगह पे हफीज़ शेख साहब उस कमेटी में आ गए हैं, क्योंकि पहले माफिया से, गवर्नमेंट के माफिया से बाहर के माफिया बात कर रहा था। अब क्या किया है, उन्होंने कहा जी हफीज़ शेख साहब और ये नए जो आए हैं स्पेशल असिस्टेंट ताबिश गौहर साहब जो है के इलेक्ट्रिक से जो लाए हैं, ये नेगोशिएट करेंगे। फाइन, मेरा उसके अंदर इशू ये है क्लास साहब, एक जो वारदात हुई है कि नदीम बाबर वगैरह पे हैं कि इन्होंने कहा है कि इशू ये चल रहा था कि पुरानी जो IPPs हैं उनके 10-20 साल का उनका ऑडिट एफिशिएंसी ऑडिट, इन्होंने 45 की एग्रीमेंट की एफिशिएंसी की हुई थी, 20%, 25% कितनी की है, अब ये कर रहे हैं उसमें लिया हुआ है। इन्होंने MOU जो साइन किया है, मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश कर रहे हैं, खुद भी इसमें नहीं बैठ रहे, मगर ये कह रहे हैं ताकि कंपनियों को ये आज़ाद कर दें कि 20-30 साल की जो चोरी की है ना हम अदालत में जा सकेंगे ना हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकेंगे, क्योंकि उनको कहेंगे ओके आपको ये चोरी का ऑडिट नहीं करवाएंगे। चोरी का ऑडिट होना हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन कमेटी के अंदर बैठा है, हमें उसका एफिशिएंसी ऑडिट चाहिए है, ये एक असल बात है। सर एफिशिएंसी ऑडिट से मुझे याद आया, जो आजकल इनके जामी साहब हैं ना, मेरा ख्याल है पावर के शायद सेक्रेटरी हैं, अभी हैं एविएशन के, आजकल पावर सेक्रेटरी थे। एक यहाँ पे सलीम मांडवी वाला साहब ने एक ब्रीफिंग ली थी, 480 बिलियन रुपीस का जो स्कैंडल आया था, आपको याद होगा इसाक डार साहब के दौर में, जो एक रात में पेमेंट की थी, डॉक्टर वकार मसूद साहब एंड कंपनी SPM जो है आजकल बड़े डार्लिंग, जो आज कैबिनेट में भी मौजूद थे पहली दफ़ा, उन्होंने वहाँ पे बैठ के सारी आगे ब्रीफिंग दी थी। वहाँ पे ये पता चला था
इन्होंने बड़ी अच्छी कमेटी थी उन सलीम मांडवी वाला साहब की, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी ये फाइनेंस पे, बड़े अहम उन्होंने टेक, बड़े अहम उसके मेम्बरान भी थे उसके सारे, कामिल आगा साहब थे, मुशाहिदुल्ला खान साहब थे, मेरे ख्याल आयशा फ़रूक साहबा थी, और ये प्लस इस पे ये और भी उसमें मोहसिन अजीज़ साहब थे, सारे वेरी इंटेलिजेंट, बल्कि एक मेरे ख्याल सऊद मजीद साहब भी थे जो सेनेटर हैं। इन्होंने जब ये पूछा तो उसमें पहली दफ़ा मुझे पता चला, ये बात आई थी एफिशिएंसी की, कि एफिशिएंसी ऑडिट क्यों नहीं होता इनके। एफिशिएंसी ऑडिट आम आदमी को समझाई जाए क्या चीज़ होती है। एफिशिएंसी ऑडिट ये होता है कि एक आप उसकी पर्टिकुलर एक रेंज तक एक जो आपका आईपीपीज है उसने चलना होता है, 40% चले, 60, 70, 80, इतना आपने एफिशिएंट उसको चलना चाहिए, लगाया उसकी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए, इतनी बिजली पैदा करेगा वो, उसको करनी चाहिए। और अगर आप स्लीट हो गए तो फिर अब कैपेसिटी चार्जेस आपको उस तरह नहीं मिलते, क्योंकि आप क्लेम करते हैं हम इतनी बिजली पैदा कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें इतनी पेमेंट की जाए, इतने फ्यूल पे इतनी बिजली बना रहे हैं। अब हमें महंगी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? कि उनके एफिशिएंसी टेस्ट जो है ना वो बहुत लो हैं। इन कंपनीज ने, जिसको नदीम बाबर साहब रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी इमरान खान साहब ने हमें पूरे 22 साल कहानियाँ सुनाई कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो मफादात होता है, तो बिजली जब यहाँ पे वो कहते हैं 1 रुपया यूनिट बढ़ जाए तो चोरी बढ़ जाती है, तो हुक्मरान चोर होते हैं। अपनी बारी उन्होंने उन्हीं का बंदा जो है जिसने यहाँ पे बैठ के उनके मफादात प्रोटेक्ट किए APPs के, वो क्या था, ये वहाँ पे सलीम मांडवी वाला साहब की कमेटी में इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा जनाब ये हमारा टेस्ट नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा क्यों नहीं होने दे रहे? कंट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है कि इन्होंने टेस्ट करवाने। उन्होंने कहा इन्होंने अदालतों से स्टे ले लिए हैं। ज़रा अंदाज़ा करें इस मुल्क और कौम के साथ जो अवाम के साथ जबर होता है, जुल्म होता है, और ब्यूरोक्रेसी मिली हुई होती है सर। इनसे पूछनी चाहिए कि अगर वो आपसे स्टे ले लिया है, आप उनको कैपेसिटी चार्जेस फिर किस चीज़ के दे रहे हैं? को बिजली पैदा ना करें। अब ये कैपेसिटी चार्जेस क्या है, आम आदमी को समझ नहीं आएगी। ये बिजली पैदा करें ना करें, 1 यूनिट ना करें, 10 करें, 1000 करें, आपने उनको पेमेंट करनी है। आपने बाई नहीं की, उनका कोई मसला नहीं, यू हैव टू बाई दैट, आपने उनसे लेनी है। उसके अगेंस्ट ये भी उनके साथ ये टर्म में था कि, और आपने अरबों रुपए दिए हैं इनको, अरबों बिलियंस ऑफ रुपीज़ इनको पेमेंट की गई है इस पे। इन्होंने क्या कहा कि जब हमारा ये कंट्रैक्ट जो हमारी फेवर में थी क्लास, कि इनके हम टेस्ट करवाएंगे कि इनके एफिशिएंसी टेस्ट, इनके जो आईपीपीज हैं वो इस काबिल हैं कि अच्छी बिजली, अगर अच्छी से मुराद है ये क्वांटिटी में बिजली पैदा करके दे रहे हैं जिसके पैसे ले रहे हैं। वो कहते नहीं ये नहीं करने देंगे हम, आप हमारा एफिशिएंसी टेस्ट नहीं ले सकते। अगर लेंगे, मैं उन जज सबान को भी मैं सलूट ही कर सकता हूँ सर जी, कि जनाब दाद आपको भी मिलती है कि आपने उनसे नहीं पूछा जो वकील कर लेते 4-4 करोड़ रुपए के, 10-10 करोड़ के, उनके मुंह देख के। आज कहा भी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एजाज सादिक ने, उस पर भी आएंगे, उसने कहा वो आके यहाँ करोड़ों रुपए के वकील कर लेते हैं, और अदालतें जो है अकॉर्डिंग टू जो मैं देख रहा था कि जनाब वो उनके वकीलों का फेस दे के फैसला करती हैं। और भाई साहब जब आप उनको दे रहे हैं स्टे, एक जज साहब उनसे पूछ नहीं सकते कि एक्सीलेंसी सवाल माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि JIDC में अदालतों ने फिर भी उन स्टेज के अगेंस्ट फैसला कर दिया। अब गवर्नमेंट की फिर भी टांगे कहाँ पर, फिर भी वो पैसे नहीं देने के लिए इमरान साहब ने, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही लोग बैठे हुए हैं। माफिया गवर्नमेंट से बाहर है, गवर्नमेंट के अंदर है। सर जब इमरान खान ने अरशद शरीफ के शो में इंटरव्यू में बकायदा कहा था कि बेहतर होता है करके हंसते हुए जैसे होता है सारा, कि जनाब बेहतर होता हम ये केस हार जाते। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमें जो 400 बिलियन रुपीज मिल रहे हैं, ये बेहतर होता हम हार जाते। रीजन एक मैंने सोर्स से पूछा मैं कि क्यों कहा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने एक्सीलेंसी नदीम बाबर साहब ने इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी है। अब सुने ब्रीफिंग किससे ले रहे हैं, वही वाला शेर फिर याद आ जाता है सर, तार के लौंडे वाला हिसाब आ जाता है कि ब्रीफिंग किससे ली जा रही है। वो नदीम बाबर जिसके अपने आईपीपीज हैं, जिसको बिलियन रुपीस मिले, जिसने आईपीपीज के डिफॉल्टर है, वो 3.4 बिलियन देने हैं, GIDC के देने हैं, GIDC के जिसने देने, इमरान खान साहब उससे ब्रीफिंग ले रहे हैं। वो कह रहा है कि बेहतर होता हम केस हार जाते, 200 रुपया मिल रहा था, इस तरीके से तो हमें 400 अरब छोड़े, हमें तो 97 अरब नहीं मिलेगा। और इमरान खान साहब बाट दैट, क्योंकि इमरान खान साहब पढ़ते नहीं है, ना वो समरियाँ पढ़ते हैं, ना वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, जो जाके उनको बता देता है, जो पहला बंदा पहुंच जाता है उन तक, और पहले बंदे तो वही है। कैबिनेट के साथ झूठ बोले जा रहे हैं, मिनिस्टर्स कह रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं, अदालतें पकड़ रही हैं, ये कोई छोटा झूठ नहीं है। जब मुल्क का वजीर आजम कहेगा, आप झूठ बोलने वाले को इल्जाम देंगे या जो झूठ मानने वाले को देंगे? जब वजीर आजम, मुल्क का वजीर आजम कहेगा कि बेहतर था हम ये केस हार जाते हैं, उसके बाद क्या बंदा गुफ्तगू करे, और उसके बाद नदीम बाबर को हम क्या उस पर बैठ के ब्लेम करें जी। वो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब वो बेबस हैं, बेबस तो नहीं है। खैर यहाँ पे ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम एक और स्टोरी भी डिस्कस करेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज जाली नोट लेकर सेनेट की खजाना कमेटी में पहुंच गए, उसके बाद क्या हुआ आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नामिर साहब आपके पास कैबिनेट के हवाले से एक और कैबिनेट का मैं मुझे एक मज़गा खेज सा वहाँ पे एक वाक़या मज़ीद आज हुआ कि वाडा साहब ने ये कहा कि जनाब हमारी जो
मीडिया की जो हैंडलिंग है ना वो ठीक नहीं है और वो ख़राब है, उसकी वजह से हमें मार पीट रही है। और मुझे ऐसी ये सिर्फ आ रही थी कि उन्होंने बेसिकली वो ये शहबाज गिल साहब पे अटैक कर रहे थे कि ये इनकी इन पे है। हालांकि मैं कोई गिल साहब का इतना मद्दा नहीं हूँ, मगर वाडा साहब खुद जो आधी ज़्यादा जो इनकी परफॉर्मेंस होती है, कभी ये बूट लेके आ जाते हैं, कभी ये ज़रा वो दिखाइएगा, ये काफ़ी साल डेढ़ शायद पुरानी वो है इनकी वीडियो कि ये मोटरसाइकिल लेके जो है ना ये सड़कों पे चले जाते हैं और मोटरसाइकिल चलानी है तो फिर ये प्रोटोकॉल ज़रूर लेना है। कभी ये पिस्तौल लगा के चले जाते हैं। मतलब अपना ये देख लें कितनी संजीदगी है। आधी प्रॉब्लम्स तो ये जो गवर्नमेंट के ज़ैदी साहब या वाडा साहब की वजह से कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो इनका ब्लेम करना मीडिया का तो वो एक मुझे मेरे लिए मज़ा केस था बस। ठीक है। अच्छा क्लाफा साहब, सेनेटर मोइज जाली नोट लेकर सेनेट की खजाना कमेटी में पहुंचे, क्या हुआ उसके बाद? आज बड़ी दो इम्पोर्टेंट जो खबरें हैं, वैसे तो वो तीन अहम थी जो आखिरी सेगमेंट में विल ट्राई टू रोप इन। मैं फिर कहता रहता हूँ क्या करें, पॉलिटिकल खबरें हमें रोक लेती हैं, लेकिन असल लोगों के मसले इश्यूज जो ना ये हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी वहाँ पे अहम प्रोसीडिंग हुई है। जो हमारे सबीउल हसन है तो उन्होंने वहाँ से स्टोरी फाइल के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो ताबिश गौहर साहब को बता रहे थे, उन पे तो वही लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब कि इसके ताने बाने जो हैं कराची इलेक्ट्रिक के वो तो सरहद पार से, उन्होंने कहा है, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि शायद कराची इलेक्ट्रिक में हमारे कोई हमसाया मुल्क के कोई उसमें कोई रिपोर्ट किया गया तो उसमें कोई शेयर्स वगैरह हैं, वो चीज़ें। खैर उस पर बड़ी डिबेट हुई क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक भी रहता है सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ। दूसरी तरफ आज यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इजलास था, वहाँ पे इमरान मगराना मैंने कहा बड़े एक्टिव हमारे रिपोर्टर हैं, वो कवर करते हैं उस वीक में बताता हूँ डिटेल। लेकिन उससे बड़ी अहम खबर जो थी, जो पब्लिक की इंपॉर्टेंस के लिए, आम आदमी की ज़्यादा दिलचस्पी के लिए, वो आ रही है यहाँ पे इनकी जो मीटिंग हुई है सेनेट की खजाना कमेटी की। बड़ी अहम ये मीटिंग होती है इसकी सेनेट की, जैसे मैंने कहा। उसमें जो मोहसिन अजीज साहब, मेरा बड़ा उनके बारे में बेस्ड ओपिनियन रहती है कि इज़ अ वेरी एक्सीलेंट सेनेटर। पता नहीं क्यों इमरान खान साहब की नज़र उन पे नहीं पड़ी कि एक ऐसा काबिल आदमी जो है उनकी कैबिनेट में होना चाहिए। पता नहीं शायद उन्होंने कोई डोनेशन देने में सुस्ती कर दी, क्योंकि बिजनेसमैन वो भी हैं। तो मेरा ख्याल है अच्छा सा तगड़ा सा, हम उन्हें नहीं जानते हैं। वो आजकल वो कई लोग मजाक करते हैं कि आप जब तारीफ कर देते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है। वो कहते ना, उसने कहा सत्यानाश, उसने कहा सवा सत्यानाश। पहले मोहसिन अजीज साहब को उन्होंने कोई कॉमर्स मिनिस्टर नहीं लगाया हो कि आपकी मेरी तारीफ के बाद उसको डिमोट करके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर देंगे। पहले भी उनका है काबिल आदमी, क्योंकि मैंने उनको वहाँ पे एक कमेटीज मीटिंग में उनकी परफॉर्मेंस देखी है, सेनेट में भी तकरीरन सुनी है। मेरा ख्याल है एक वाइज और सेन वॉइस थी, समझदार, जो कैबिनेट में होते थे। इमरान खान साहब की कैबिनेट की प्रोसीडिंग दे माइट हैव बीन मच बेटर। बहरहाल मेरा ख्याल है कोई तगड़ा सा उन्हें डोनेशन, कोई एक चेक काट के ना पिशावर के हॉस्पिटल को देना चाहिए, उसके बाद शायद नजर करम पड़े। इसके अलावा कोई और मुझे वजह समझ नहीं आ रही। खैर एनीवे, आज वो जो है वो लेके गए हैं उसमें कि नकली नोट जो हैं वो बैंकों से निकल रहे हैं। पहले तो आमिर मतीन साहब की मेरी जेब से निकल आते थे ना, आपके कोई बटवे से निकल जाते थे बैग से। अब पता ये चला है कि बैंक भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा अगर यहाँ पे ये लोग चला रहे हैं जाली नोट, तो हम क्यों ना चलाएं? हम तो ज्यादा अथॉरिटेटिव, मुझे कोई बैंक वाला एक उसकी गत्थी देगा कि ये लें जी, तो मुझे क्या पता होगा कि जाली नोट है, मैं तो बड़े एतबार से लूंगा। सो अब इसमें देखना ये है कि उन्होंने जो वहां पे बताई है 5,000 हजार रुपए वाला नोट, हो क्या रहा होगा? बहुत सारी ये कंप्लेंट्स आती हैं बैंकों से, जाली नोट बैंक से। जनाब मैं तो ये समझ रहा हूँ सर, वो नकली नोट जो हैं ये बैंकों से निकल रहे हैं। जब आप एटीएम पे जा रहे हैं सपोजली, अगर बैंक क्लैरिफाई करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, तो वहां से निकल रहे हैं। अब होगा क्या, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम बैंक से पैसे निकाल के निकले हैं, 10 लाख 20 25 30, घर तक पहुंचे नहीं है। 2 डाकू पहुंच गए, इस्लामाबाद में हुआ अभी वाकया हुआ है, उन्होंने बैग से उन्होंने इधर दें। बहुत सारे लोगों के आपके अकाउंट्स की डिटेल्स लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लोग अगवा भी होते रहे इस मुल्क में इस बुनियाद पे कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे बैठे हैं। उस पर ये शकूक उभरे थे कि कुछ, सब तो नहीं साहब, जरा बहुत अच्छे ईमानदार लोग भी बैंकों में बैठे हैं, कि शायद ये उनके साथ मिले हुए बिजनेस चल रहा है कि आपको अकाउंट की डिटेल देंगे, किस किस के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, उठा लो बंदा, इसमें से इतने पैसे निकलेंगे। दूसरा, कोई बंदा पैसे निकाल के लेके गया है, अब उसकी सारी डिटेल्स इनके पास होती हैं कि कौन कौन कितना निकाल के गया। साथ ही टेक्स्ट ही करना होता है ना, बाहर बैठी है पार्टी, ये उनको दे देते हैं। तीसरा मेरा शक है, अब जो बात हो रही है, जस्ट माई कॉमेंट, फिर कुछ मेरा ख्याल है ये पार्टियां भी शामिल हो गए कि हजूर 1 लाख की गद्दी में 2-3 हज़ार रख लें, इसके क्या कहते हैं 5-5 हज़ार के नोट डालें, कि इसको क्या पता चल रहा है।
तो रैकेट अगर इस तरह के एक्टिव हैं बैंक के, जो आज मोहसिन अजीज साहब ने वहाँ पे बात की, दैट्स मोर फ्राइटनिंग सिनारियो कि अगर ये कर रहे हैं, स्टेट बैंक एंड कंपनी जो हैं वो भी देखें, प्लस बैंक का जो वहाँ पे अपने रेगुलेटरी अपना स्टाफ बैठा हुआ है वो एक दूसरे को चेक करें। इनके पास कोई जाली नोट चेक करने का तरीकाकार क्या है? मैंने तो कभी कोई मशीन वगैरह को इनके सच नहीं देखी, शायद हो दुनिया भर। हम बहर जो है ना, कोई डॉलर दें कोई बहर, तो उसके पास पड़ी छोटे से दुकानदार भी खड़ा होते ना, वो भी मैं अगर उसको डॉलर दे, वैसे एशियन देख के समझता होगा कि कोई आया होगा, कोई मुझे चूना लगाने आया होगा, तो वो जरूर डॉलर को चेक करता है कि डॉलर या इसका पाउंड ठीक है या नहीं है। खैर एक उस पर हुई, उन्होंने कहा कि FIA छापे मारे, तो डिप्टी गवर्नर का भी कह रहे हैं कि उसने जाली नोट देख के वो कर दे, वापस कर दे। एक तो बड़ी अहम थी। दूसरी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज हुई है, पता ये चल रहा है अब उस पर अदालतों पे और जो उनके ट्रिब्यूनल्स हैं कि 1856 बिलियन के टैक्स के केसेस स्टे हुए हैं। शॉकिंग अमाउंट है। मैंने खुद दोबारा गौर से देखा, मैंने कहा 1800 रुपया है टैक्सेस के जो ट्रिब्यूनल्स के पास अवाम का पैसा फंसा हुआ है जनाब। और उस पे वो कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज पूछा कि FBR के मुखालिफ वकील भारी फीसें ली, करोड़ों अरबों के हैं। भला एनीवे, तो आज जो उसने एजाज सादिक साहब के हवाले से कोर्ट हो रहा है, वो तो ये कह रहे हैं कि मुखालिफ पार्टियां जो बड़े महंगे वकील वो रख लेती हैं, साहब जरा महंगा वकील जो होगा थोड़ा सा दबाव तो आता है एक बेंच पे। बहरहाल एनीवे पेशी चलती है और पैसे फंसे। कल कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।